नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का पॉलिटी के जीरो से हीरो बैच में स्वागत कर रहा हूं और ये हमारी पॉलिटी की 5वीं क्लास है, यानी ये हमारे जीरो टू हीरो बैच की 5वीं क्लास है, जिसमें हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। पिछली अगर 4 क्लासेस की बात करें तो सबसे पहले हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन किया। उसके बाद जो है हमने सिटीजनशिप कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने जो है 2 लेक्चर फंडामेंटल राइट्स पे लिए। आज जो है हम उसमें आगे बढ़ के जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करें, यानी हमने जो है अपने मौलिक अधिकारों के बारे में अभी तक बात करी। आज हम जो है वो भारतीय सिटीजन के मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो है वो बातचीत करने वाले हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के नागरिकों को क्या क्या मौलिक कर्तव्य जो है वो प्रदान किए हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की आती है, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको इससे मिलेगी, क्योंकि इसमें हम जो है वो ना सिर्फ जो है वो स्टैटिक नॉलेज पे डिस्कशन रखेंगे अपना, बल्कि क्या चीजें जो है वो फैक्चुअल हम सीख सकते हैं यहाँ से, यानी फैक्चुअल चीजें जो है वो काफी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो फैक्चुअल चीजों की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे जो है आपको काफी ज्यादा जो है वो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है, यानी उस एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करने में जो है ये स्लाइड्स जो है आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य होते हैं क्या है? मौलिक कर्तव्य वो कर्तव्य होते हैं जो किसी भी सिटीजन को अपने देश के लिए जो है वो निभाने होते हैं, ताकि देश में जो है वो भाईचारा बना रहे, ताकि जो है वो लोगों में पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति भरी रहे। तो इन सभी चीजों के लिए हमें जो अपने कुछ मौलिक कर्तव्यों का जो है वो पालन करना पड़ता है, ताकि देश में जो है वो यूनिटी बनी रहे, देश की संप्रभुता बनी रहे और देश के बीच में भाईचारा जो है वो बना रहे। जैसे लिखा भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज द moral obligation of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India। यानी ये क्या है, हमारे ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन जो है, ये हमारे ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन के रूप में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, ताकि जो है वो देशभक्ति और जो एकता है वो देश में जो है वो बनी रहे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A का पार्ट है, यानी IV4। ठीक है, पार्ट 4A का जो है हमें पार्ट जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें देखने को मिलती है, और इन्हें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि ये सभी सिटीजन पे क्या रहेगी, मान्य जो है वो रहनी चाहिए, यानी ऑब्लिगेटरी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो माना है। अगर हम आगे बढ़े कि चीजें कैसे बनती है, तो हमारे पास कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है, नहीं तो आपको क्या करना है कि जब ये मैं स्लाइड हम खत्म करेंगे तो आपको जो इसका स्क्रीनशॉट लेना, ताकि आप चीजों को जो है वो कंसेप्चुअलाइज कर सके, चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था भारत का, जो भारत का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास था, उसका ये जो है वो पार्ट नहीं था। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी, जो हमें आज कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है वो नहीं था। इसका मतलब है वो बाद में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और कितने बाद में, ये जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो आपके लिए एक सवाल है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, तो इसका जवाब क्या होगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जो है आपको याद रखिए। और किसका पार्ट है, ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास आती है वो आर्टिकल 51A का पार्ट है, और पार्ट 4A का हमारे पास जो है वो पार्ट है। ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट का जो है फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ 4A। और आर्टिकल कौन सा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, 51A जो है हमारे पास जो है वो आर्टिकल आता है जो रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी हमने जो है क्या क्या चीजें देखी कि कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आती है हमारे पास, और इसके साथ साथ हमारे पास कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उसने अपनी जगह जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ने बनाई है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको जो है अपने साथ लेके आगे जाने। अगर हम बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है नंबर में और किनकी रिकमेंडेशन पे, ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे कि भारत में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी है, और इसके साथ साथ कौन से किसके रिकमेंडेशन पे जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई थी। तो क्या लिखा है, ओरिजिनली 10 इन नंबर। ओरिजिनली क्या था कि जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया, तो उस समय जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो कितनी थी, 10 थी। लेकिन जो है
86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक और डाली गई। इसका मतलब है अब हमारे पास जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिसमें 10 जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डाली गई थी, जिसके द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे पास आया, और जो एक और हमारे पास आई वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जो है हमारे पास जो है वो डाली गई। तो दो अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है वो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई, एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है हमारे पास डाली गई। ठीक है, और ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाए, ये किसने दी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने हमारे पास जो है वो दी थी। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास और इस स्लाइड से आपको देखने को मिलती है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। तो उसका जवाब है स्वर्ण सिंह कमेटी। और कितनी ये नंबर में है? 11 ये नंबर में है, लेकिन ओरिजिनली 10 थी और 11वीं जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जो है एड ऑन करी गई। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखते हैं कि जो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ये कौन कौन सी हमारे पास है और क्या क्या इसमें जो है आता है। सबसे पहले आता है कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है और उसके साथ साथ नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। जैसे लिखा है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के में लिखी हुई बातों को अबाइड करना, उसको फॉलो करना है और क्या भी करना है, रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का हमें रिस्पेक्ट करना। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास यही है। दूसरी हमारे पास क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी जिन आइडल्स ने या जिन नोबल आइडल्स ने भारत के नेशनल स्ट्रगल को जो है वो इंस्पायर किया था, उसको जो है बार बार जो है वो चेरिश करते रहना, याद करते जो है वो रहने की हमारे पास जो है वो दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी। अगर तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो हमारे पास क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने जो है वो हमारी तीसरी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। चौथी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। ठीक है, हमें क्या करना है? अपने कंट्री को रक्षा करनी है और जब भी हमें नेशनल सर्विस के लिए कॉल किया जाए तो हमें जो है उसके लिए अग्रसर या हमेशा जो है आगे उसके लिए रहना है। ठीक है, और क्या लिखा है कि हमें जो है वो भाईचारा बना के रखना है, यानी पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है हमें जो है हार्मनी, ठीक है, भाईचारा प्रमोट करना है, एक लोगों के साथ जो है वो प्यार से रहना है। ठीक है, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी भाईचारे की भावना को जो है वो हमें जो है आगे बढ़ाते रहना है। ये भी जो है हमारे पास किसने बोला है? फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास कहती है कि हमें जो है सबके साथ प्यार से रहना है और ब्रदरहुड के साथ यानी भाईचारे के साथ जो है लोगों को आपस में जो है वो रहना है। अगर हम बात करें छठी फंडामेंटल ड्यूटी की, तो छठी फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलती है? ठीक है, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, की जो हमारा कल्चर है, कॉम्पोजिट कल्चर है, डिफरेंट कम्युनिटीज भारत में रहती है, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो अदर बेसिस पे हो, उनकी जो रिच हेरिटेज है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेवारी है वो भी हम सिटीजन पे जो है वो दी गई। इसके अलावा टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, की जो हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा भी करना है और उसको बेहतर भी करना है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। ठीक है, और हमें जो है लिविंग क्रिएचर्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए क्या जनरेट करना है? कंपैशन, जिसको हम बोल सकते हैं, या दया जो हमें जनरेट करनी है और हमें उन्हें जो है वो सेफ भी जो है वो करना है। इसके अलावा टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत के सिटीजन को जो है वो रैशनल होना चाहिए, जो भी वो चीजें समझते हैं उसमें एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, सोच समझ के हमें जो है वो चीजें जो है वो करनी चाहिए। ये हमारे पास 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास है कि हमें जो है पब्लिक प्रॉपर्टी जितनी भी है उसको सेफगार्ड करना है, उसको बचाना है और वायलेंस को त्यागना है। वायलेंस जो है हमारे मन में जो है वो हमारे जीवन में जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर 10वीं की बात करें, वो कहता है कि हमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव जितने भी सफेयर होते हैं उसमें एक्सीलेंस की तरफ जो है वो बढ़ना है, बेहतर होते रहना है हमेशा। और लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलती है कि अगर आप पेरेंट या गार्डियन हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी कि आप अपने बच्चे को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो इस हिसाब से हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कवर हो जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। ठीक है, अगर आप देखिए इनका यूटिलिटी क्या है, सिग्निफिकेंस हमारे पास जो है वो क्या हमारे पास बनता है। ठीक है, क्या इसमें चीजें आती है, जैसे लिखा भी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी भी आपको बताया पहले कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे पास ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो थी हमारे पास पार्ट बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बाद में जो है वो एड ऑन करी गई। कब, कितने बाद में? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1970
6 के द्वारा जो है ये काफी बाद में जो है वो क्या करी गई, हमारे पास जो है वो एंटर करी गई। ठीक है, ठीक है। अब इसके पीछे का आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, यानी जब हम अपने मौलिक अधिकारों को एंजॉय कर रहे हैं, तो हम अवेयर होने चाहिए कि हमारे देश के लिए मौलिक कर्तव्य क्या है। यानी उन राइट्स को एंजॉय करते करते हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे देश के लिए मौलिक कर्तव्य क्या है। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो है एड ऑन जो है वो करी गई थी। अगर हम देखें कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीजें जो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगी, दैट इट इज नॉन एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको जो आपके ऊपर जबरदस्ती एनफोर्स जो है वो नहीं किया जा सकता, यानी ये नॉन एनफोर्सेबल है। यानी अगर आप किसी फंडामेंटल ड्यूटी को जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, उसको कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो है वो दबाव उसको ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बनाया जा सकता। जैसे लिखा है, नो वन कैन बी पनिश्ड इन केस ऑफ देयर वायलेशन और नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी फंडामेंटल ड्यूटी। कि अगर आप अपने फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको जो है वो पनिश जो है वो नहीं किया जा सकता, यानी ये नॉन एनफोर्सेबल जो है हमारे पास होते हैं। इसके क्या लिखा है, ठीक है, जैसे लिखा भी है, नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर एंड दैट इज नो कोर्ट और एनी गवर्नमेंट बॉडी कैन डायरेक्टली एनफोर्स एनी ऑफ दिस ड्यूटीज ऑन एनी पर्टिकुलर सिटीजन। ठीक है, यानी क्योंकि ये नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, इसलिए कोई भी सरकार या कोई भी कोर्ट जो है इसको आपके ऊपर जो है जबरदस्ती लाद जो है वो नहीं सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास जो चीजें आती है, लेकिन ये लिखा गया है, लेकिन क्या बोला गया है, लेकिन जो है वो सरकारें इन किसी फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के लिए जो है वो लॉ बना सकती है, और उस लॉ को जो है वो कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, मान्यता जो है वो दे सकता है, यानी उसे जो है वो मानने पे जो है वो हामी जो है वो भर सकता है। और अगर कोई ऐसा लॉ आता है जो किसी फंडामेंटल ड्यूटी को अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हैं, उस पर आपको पनिशेबल एक्ट जो है वो दिया जा सकता है, कोर्ट इसको जो है अलाउ भी कर सकता है। जैसे लिखा है, इफ द स्टेट मेक्स अ लॉ to prohibit any act or conduct in violation of any of the duties, the court would uphold that as a reasonable restriction on the relevant fundamental right। जिसका मतलब है कि अगर कोई सरकार इन फंडामेंटल ड्यूटीज को, यानी अगर सरकार जो है इन फंडामेंटल ड्यूटीज में से किसी को एनफोर्स करने के लिए कोई लॉ बनाती है, तो कोर्ट जो है उसे रीजनेबल जो है वो मान सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट की। जैसे अगर देखें कि अगर आप नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम के अगर या पब्लिक प्रॉपर्टी को बंद करें, तो ऐसे काफी ज्यादा जो है वो लॉ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो इन सभी चीजों को जो है वो काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं, और कोर्ट ने भी इसे जो है वो मानने जो है वो माने। ठीक है, तो इन जनरल हमारे पास जो है वो नॉन एनफोर्सेबल होती है, यानी ये फोर्स नहीं की जा सकती किसी पे भी, आपको पनिश नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर स्टेट इसके लिए लॉ बनाता है तो वो जो है वो कोर्ट द्वारा एनफोर्स जो है वो की जा सकती है। ठीक है, या गवर्नमेंट के द्वारा एनफोर्स जो है वो की जा सकती है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमें यही होता है कि जब भी हम मौलिक अधिकारों को अपने जी रहे होते हैं, कि जब भी हम अपनी आजादी को जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं, हमेशा ही हमारे दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि जब भी हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, कि हमारे देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। क्योंकि जैसे लिखा है, देयर कैन बी नो राइट विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, कि अगर हम अपनी ड्यूटीज को ओबे नहीं कर रहे हैं तो वहां पे कोई फिर राइट भी जो है, यानी हमारे अधिकार भी जो है वो नहीं बचेंगे। अगर हम ब्रदरहुड नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वायलेंस बढ़ेगा, तो हम जो है वो इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये लाइन लिखी गई है कि दैट देयर कैन बी नो राइट विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। हमारे पास जैसे लिखा है, फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ वैल्यूएबल फंडामेंटल राइट्स, फर्स्टली we need to obey our fundamental duties seriously as a law-abiding citizen and must realize that he has certain duties towards the nation to achieve the objective of Part 4A, that is national integrity and respect, because as Salman says, there can be no right without a corresponding duty। क्योंकि हम अपने मौलिक अधिकारों को जी रहे हैं, वो तभी हम जी पाएंगे अगर हम अपने कर्तव्यों को देश के लिए पालन करेंगे। क्योंकि सेल्मन ने कहा था कि देश में कभी भी या कोई भी सोसाइटी में कोई राइट नहीं हो सकते अगर वहां पे ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो है इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट छोड़ के जाना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ऐसी एक्साइटिंग क्लासेस और भी आपको देखने को मिलेगी। आपने इसे अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।